ओके लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव मित्रों। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी दिल से। कल मेरा एक्चुअली जीएसटी कमिश्नर के साथ हमारा मीटिंग था, तो वो मेरे को लगा ख़त्म करेंगे करेंगे करेंगे, कर ही नहीं रहते। फिर एंड में मैंने मैसेज दे दिया कि छुट्टी दे दो करके। नॉर्मली दिस नॉट हैपन्स, एक्चुअली वो जीएसटी का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रहा है हमारा, सो वो जब बुलाते तब जाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिस, क्या करें। ठीक है चलो स्टार्ट करें बच्चों, बोलो हाँ या ना। ओके अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा उसको एक बार थोड़ा रिवाइज करते, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, लॉ कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है गाइस? 4। पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, चौथा एथिक्स। इसमें से कौन से दो लिखने पड़ते हैं? सेफ्टी एंड बेनिफिट। कौन से दो अज्यूम्ड रहते हैं? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ओके इसमें भी सेफ्टी और बेनिफिट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेफ्टी। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि इंडिया में लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है। इंडिया में लॉ पास करने के प्रोसेस के लिए हमको जानना है इंडिया का बेसिक लॉ क्या है। मुझे बताइए इंडिया का बेस लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है स्पेशलिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? 450 आर्टिकल्स, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द नहीं बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही है। मुझे बताओ आर्टिकल नंबर हमारे काम का कौन सा है? आर्टिकल नंबर 245। 245 कहता है क्या? देश के लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। एंड राज्य के लिए लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। इज इट वेरी क्लियर? पर इनको पता है क्या कौन से लॉ बनाने हैं? नहीं। तो उसके सब्जेक्ट्स कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 246। शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7। शेड्यूल 7 में कितने लिस्ट है? 3। कौन कौन सा? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट मतलब जो पूरे देश को अप्लाई होगी, स्टेट मतलब, एंड कॉन्करेंट मतलब दोनों को अप्लाई होगी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सब जन बोलो बोलो हाँ है ना। ये चीज होने की वजह से हम अब आज आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिक्लेयर किया था कि आप ये 2 सेशंस के अंदर अगर ये समझ गए कि हाउ टू पास अ लॉ, तो आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जान जाओगे, जानना ही पड़ेगा। और अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जानना है तो आपको लॉ को भी जानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये दोनों को सेपरेट किया नहीं जा सकता। तो आज काफी सारे डिस्कशंस पॉलिटिकल होंगे। इज इट वेरी क्लियर? और मैं आपको साथ में मेंशन करूंगा कि किस प्रकार से लॉ बनाया जाता है। पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना है, देन हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे से, लेट्स गो। पहला एक काम कर लो, जो पेज पे हो नया पेज उठा लो, उसी के नेक्स्ट वाला, और उसको फोल्ड कर लो 2 हाफ्स में, मार्जिन छोड़ के। मार्जिन छोड़ के 2 हाफ्स में उसको डिवाइड कर लो। चलो 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। अब पेन पेंसिल नीचे रख दो और सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। आर यू गाइस रेडी? लाइव स्ट्रीम में सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। फील सैड फॉर हार्दिक पांड्या। क्यों? उसका डिवोर्स हो गया इसलिए? भाई इधर लॉ समझ में आ रहा है क्या? वो देखो जीवन में। लेट्स गो। अब बेसिकली अगर हम बात करें, ये छोड़ के और कोई क्वेरी है तो बोल दीजिएगा आगे। सो अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे टाइप्स ऑफ लॉस 3 प्रकार के हैं: यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। एक बार जोर से बोलो क्या क्या है? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लॉ नंबर में 3 है, पर इनको पास करने के प्रोसेस सिर्फ 2 ही है। यूनियन लॉ सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस से। स्टेट लॉ स्टेट प्रोसेस से पास होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। कॉन्करेंट लॉ पहले सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है और वापस से स्टेट प्रोसेस से पास होता है। आप ऐसा समझिए, जीएसटी में सीजीएसटी 2.5% पार्लियामेंट ने फिक्स किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जीएसटी में 2.5% होटल वाला जीएसटी पार्लियामेंट ने फिक्स किया है। मोदी जी जहां बैठते हैं वहां फिक्स हुआ है। पर 2.5% एसजीएसटी ये स्टेट लेजिस्लेचर ने फिक्स किया है। एकनाथ शिंदे जी जहां बैठते हैं वहां फिक्स हुआ है। तो सेंट्रल लॉ सिर्फ सेंट्रल प्रोसेस आता है, स्टेट लॉ स्टेट प्रोसेस आता है, कॉन्करेंट लॉ पहले सेंटर से बाद में स्टेट से आता है। इज इट वेरी क्लियर? बच्चों बोलो हाँ या ना।
तो मैं शुरू करता हूं। तो हमारे पास प्रोसेस कितने हैं? सिर्फ दो। पहला कौन सा? सेंटर। दूसरा कौन सा? स्टेट। आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोसेस। कुछ भी लिखना नहीं है, लिखने जाओगे गलती कर दोगे, जस्ट वेट। कोई भी प्रोसेस, अब मैं दोनों पैरेलली चला रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर आए। सेंट्रल प्रोसेस हो या स्टेट प्रोसेस हो, किसी भी लॉ को बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है, जो सब्जेक्ट दिया है शेड्यूल 7 का, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को उठा के ड्राफ्टिंग करो, लॉ का ड्राफ्ट बनाओ। आप ये जो कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, इज ए ड्राफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए ड्राफ्ट। सो सबसे पहला स्टेप होता है ड्राफ्टिंग, लॉ का ड्राफ्ट करना। इस ड्राफ्ट को बिल कहा जाता है। इस ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? बिल। देखो सिंपल सी बात है, पास होने के पहले बिल, पास होने के बाद एक्ट। एक बार सब जन बोलेंगे, सब लोग रेडी, 1 2 3 बोलो। क्या है? पास होने के पहले बिल, पास होने के बाद एक्ट। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 जो तुम्हारे सिलेबस में है, मैं मेनली मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के ही एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वो तुम्हारा फाइनल तक के बेस लॉ रहने वाला है। यू हैव टू प्रैक्टिस इन 3 लॉज। 3 ही मेन लॉज है तुम्हारे एज ए सीए। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 लॉज के भरोसे पे बनता है, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए मैं कंपनीज एक्ट के ही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरे बचे हुए लॉज तो अंग्रेजों ने बनाए हैं, तो उसके एग्जांपल दे भी नहीं सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तो पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुए ना भाई साहब। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप तो 47 के पहले के हैं, पार्लियामेंट ही 50 में आया है। अरे आया ना। सो बेसिकली अगर देखे जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट है ना, इट वॉज एक्चुअली अ कंपनी बिल 2008। कंपनीज एक्ट 2013 का पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट में 2008 में रखा गया था। 2008 का ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया पार्लियामेंट ने, वापस आया 2009 में, वो भी रिजेक्ट हुआ। 2010 में वापस आया, वो भी रिजेक्ट हुआ। 2012 में आया, और 2012 का ड्राफ्ट 2013 में पास हुआ। 2012 का ड्राफ्ट 2013 में पास हुआ, इसलिए उसको कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं। अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 है तो ऐसा नहीं कि उसका ड्राफ्ट 2013 का ही होगा। ड्राफ्ट पिछले साल का नॉर्मली होता है, पिछले साल वो पुट किया जाता है, जिस साल पास होता है उस साल का ईयर लगता है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? फिर एक और सवाल पैदा होता है, ये ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम में बताएगा ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बोलो। पूजा खेड़कर मेरी बहन है। क्या चल रहा है ये कौन है? पूजा खेड़कर को है क्या? अच्छा, चीटिंग करके आईएएस हुई। अच्छा, वो यूपीएससी वाला फ्रॉड। काय संबंध? ओके, ध्यान दो। कहा था मैं? हाँ, ड्राफ्टिंग। तो मुझे तो ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, मेरे पे शक। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो? आप यस क्या? वाह, जो पढ़ा रहा वो नहीं कर सकता, जो पढ़ रहा वो कर सकता है। नहीं तो बोलो, कैन यू डू द ड्राफ्टिंग? शैल आई टेल यू? आप भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। कोई भी ड्राफ्टिंग कर सकता है और पार्लियामेंट में लॉ रख सकता है। इंडिया के हर इंडिपेंडेंट इंसान को पावर है कि वो पार्लियामेंट में लॉ रखे। इट जस्ट दैट कोई उसको सीरियसली लेगा नहीं। ना ना ना, ऐसा मत समझना, पहली बार सीरियसली नहीं लेगा, बट इफ यू क्रिएट अ राइट एटमोस्फियर, पार्लियामेंट को भी आपकी सुननी पड़ेगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, डू नो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? हाँ है ना? किसने बनाया था? अरविंद केजरीवाल, जब वो कुछ नहीं थे। बाद में वो दिल्ली के सीएम बने या आप वगैरह बना। जब वो कुछ नहीं थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया था। दे पुट इट इन द पार्लियामेंट 2-3 टाइम्स, देन पार्लियामेंट लिसन टू इट। लोकपाल बिल, जब तुम बच्चे थे, अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन किया था। अन्ना हजारे नाम पता है? दिल्ली में अनशन किया था लोकपाल बिल, करप्शन के खिलाफ, जिस पूरे कैंपेन से अरविंद केजरीवाल उभर के आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फिर उन्होंने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, अन्ना हजारे को अनशन पे बिठाया था और उसको पास करवाया था। और फिर आप पार्टी बनी थी। फिर आप पार्टी के बाद उन्होंने वादे दिए थे कि दिल्ली में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, जो अभी बिल्कुल नहीं है, सब लोग डूब रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी, आई एम जस्ट टेलिंग। सो बेसिकली देखा जाए तो टेल यू सिंपल वर्ड्स में, ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, आप, मैं, कोई भी।
इट जस्ट दैट एक तो तुम्हारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, पावर, या तो फिर तुम्हारे पास अन्ना हजारे चाहिए, कि कोई ऐसा बंदा जो मर मिटने पे रेडी हो, ठीक है, कि अगर ये लॉ पास नहीं हुआ तो मैं अन्ना हजारे, मैं अनशन में मर जाऊंगा। इफ इट इज लाइक दैट, उतना एटमोसफियर क्रिएट हुआ, पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो, तो ऑब्वियसली लॉ पास करना ही पड़ेगा, उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का है। हाँ, ऑब्वियसली एजुकेशनली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, पॉलिटिकली एम्पावर्ड पीपल कैन प्रिपेयर एंड पास द लॉ इन अ स्पीडियर मैनर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि ड्राफ्ट कौन रख सकता है, सभी लोग रख सकते हैं। इवन फॉरेन के भी लोग इंडिया में ड्राफ्ट रख सकते हैं। हमारे 1950s के डिकेड के मैक्सिमम लॉज ब्रिटिशर्स ने रखे हुए हैं, उन्हीं से ड्राफ्ट बनवा लिए थे, क्योंकि उसके पहले 150 साल वही बना रहे थे, तो हमको तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो हमने उन्हीं से बनवा और उनके ही ड्राफ्ट रखे और वो भी पास हुए हैं। हालांकि तो हम ब्रिटिशर्स के ही लॉ आज तक फॉलो करते हैं, बोलो हाँ या ना? दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? तो बिल कोई भी बना सकता है। फिर ये बिल बनाने के बाद यू इंट्रोड्यूस्ड इट टू द पार्लियामेंट, you introduce to the parliament. To yours left side it is a parliament, to the right side is a state legislature. तो वो तो मैंने महाराष्ट्र विधानसभा का आपको फोटो दिखाया जिसमें अंबेडकर जी का पुतला लगा है, ठीक है, स्टैचू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? योर लॉज आर पास्ड, बाकी कुछ नहीं करते क्या? और इस पार्लियामेंट जहां माइक वाइक फेंक के मारते, चेयर वेयर फेंक के मारते, जहां पे नोटों के बंडल निकाल के दिखाते हैं, जहां पे मोबाइल के ऊपर कैसे कैसे बैन किए हुए वीडियोस देखते हैं, तो खुद ही ने बैन किए, खुद ही देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं इनकॉग्निटो मोड में, फुल वॉल्यूम के साथ चल रहा था। हाँ, ये पकड़े गए हैं। दिस यूजलेसनेस ना, अभी समझा कुछ लोगों को। कौन सी वीडियो, कौन सी वीडियो, ये कौन सा वीडियो जो मैंने नहीं देखा है? सो दिस यूजलेसनेस एक्चुअली। नेक्स्ट, जहां पे हे भगवान, ठीक है, फिर पप्पू जी सोते हैं, मोदी जी चिल्लाते हैं, और क्या क्या नहीं होता पार्लियामेंट में। अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल। एनीवेज, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सबको गाली देके फायदा नहीं, मन तो वही होता है, बर जाने दो। अब बेसिकली देखा जाए तो वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल्स, तो ये होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इस लॉ को ना रीड किया जाता है, इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के पहले अब मैं कुछ फैक्ट्स यहां पे मेंशन कर दूं, सो दैट जब आप कॉपी करो आपके काम में आए। फर्स्ट थिंग, यू पुट अप बिल, दिस इज नॉर्मली कॉल्ड एज सेंट्रल बिल, दिस इज कॉल्ड एज स्टेट बिल, दिस इज कॉल्ड एज, कल एक बार जो स्टेट बिल लिखना नहीं है, जस्ट वेट। देयर इज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में इट इज जस्ट कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ। फर्स्ट रीडिंग में इट इज जस्ट क्या बोले एक बार, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन मतलब लॉ को रीड आउट किया जाता है फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में। क्या किया जाता है बोले एक बार, उसे रीड आउट। रीड आउट करने के बाद में अब उस लॉ को पढ़ने के बाद इमीडिएटली पास नहीं किया जाता, बिकॉज लॉ पूरे 140 करोड़ की जनता के लिए बन रहा है, बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में उस लॉ को फिर कर दिया जाता है पब्लिक, और जो अफेक्टेड पीपल होने वाले हैं फ्यूचर में, उन सबसे कमेंट्स लिए जाते हैं कि आप बताओ आपका क्या सुझाव है। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने अभी भी सुना सीए का सिलेबस चेंज हो गया, तुम नए सिलेबस में आए हो, पता है? पहले लॉ 50 मार्क 60 मार्क का था, तुम्हारे केस में तुम्हारे पूरा 100 मार्क के लॉ लगा दिए हैं। बोलो हाँ है ना? पहले बिजनेस कम्युनिकेशन में 40 तो आते थे, अभी 100 मार्क के पूरे लॉ लग गया है। आपको पता है ये जो सिलेबस नया आया, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। तुम्हारा जो सिलेबस चेंज होता है ना, वो सिलेबस चेंज नहीं होता है, वो आईसीआई एक्ट का अमेंडमेंट होता है। इसको पार्लियामेंट में रखा जाता है। जितने लोग आपने चुन के दिए ना इलेक्शन में, ये वाले, वो सब लोगों ने तुम्हारा सिलेबस पास करना है, वो तुम्हारे सिलेबस को सैंक्शन करते हैं। फिर ये सिलेबस तुम्हारे लिए ओपन होता है कि तुम इसके ऊपर कमेंट्स करो। बच्चों के लिए सिलेबस ओपन था नियरली 4 मंथ्स तक के। बच्चों को पूछा कि सिलेबस में क्या करे, क्या चेंज करे, बताओ। फाउंडेशन के बच्चे कमेंट करके आए, चारों सब्जेक्ट हटा दो। मन मर्जी चलता है वहां, कोई दिल टूटा हुआ सोनम गुप्ता बेवफा है,
समझ में आ रहा है? पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है। तुम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो ना, हाय आना, किसी ने बोल दिया आईसीआई को दिस इज गॉड गिफ्टेड टैलेंट, रिटर्न इट टू गॉड, बोलो आया ना, कुछ भी कमेंट कर रहे थे लोग। तो ये कमेंट पब्लिक से लिए जाते हैं, पर मेनली एंटरटेन वही कमेंट किए जाते हैं पब्लिक वाले जो थोड़े से सीरियस है, किसी एक्सपर्ट पर्सन ने दिए, किसी क्रिटिक ने दिए है, किसी न्यूज़पेपर राइटर ने दिए है, किसी न्यूज चैनल के एंकर ने दिए है, जिसको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, बस उन्हीं के कमेंट्स को सीरियसली लिया जाता है। तुम्हारे सिलेबस में जब चेंज हुआ तो तुम्हारे कमेंट्स को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, हमारे भी कमेंट्स को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। प्राइवेट कमर्शियल कोचिंग क्लासेस तो एंटी माने जाते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा चीजें हमें ही समझती है कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कि भैया इनके लिए ये करो, ऐसा बोला अगर आपने इंस्टीट्यूट को ये बच्चों के लिए ये करना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट ट्राई करते हैं वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक से कमेंट लिए जाएंगे, पब्लिक कोई सुधरे हुए कमेंट नहीं करती, इसलिए इसके बाद में बिठाई जाती है स्टैंडिंग कमिटीज। ये सब फालतू कमेंट्स को फिल्टर करके जो काम के कमेंट्स है उनके ऊपर सोच विचार करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 जब बनाया गया तो 5 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। 5 कमेटी, 5 में से 2 कमेटी फॉरेन कमिटीज थी एंड 3 कमिटीज इंडियन कमिटीज थी। 2 फॉरेन कमिटीज जो थी उसमें से एक का नाम था कोहेन कमेटी और एक का नाम था कैडबरी कमेटी। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची। कैडबरी ब्रांड के जो बेसिक सीईओ डायरेक्टर पोजीशन होल्ड करते हैं उन लोगों को बिठाया गया था उस कमेटी में कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कोई कमेंट्स दो। ये दोनों कमेटी ने फॉरेन से कमेंट्स प्रोवाइड किए। इंडिया में 3 कमेटी बिठाई गई थी। फर्स्ट नारायण मूर्ति कमेटी, सेकंड कुमार मंगलम बिरला कमेटी, थर्ड जे ईरानी कमेटी। नारायण मूर्ति पता है क्या किसके चेयरमैन थे? इन्फोसिस, प्रमोटर, डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। अभी नहीं है, मतलब इन्फोसिस में नहीं है, एंड ही इज रिटायर्ड पर्सन, वेरी इस्टीम्ड पर्सन, मतलब खतरनाक काम करने वाले। इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का चेहरा मोहरा अगर किसी ने चेंज किया है वो तो है इन्फोसिस नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति हैज invested just ₹10,000 in 1981 to 1983 in Infosys, और उनके बीवी ने उनको दिए थे 12,000 रुपए। टोटल वैल्यूएशन ऑफ द मनी इन्वेस्टेड बाय हिज वाइफ इज ओनली $3 बिलियन। 12,000 रुपए के $3 बिलियन हुए बाय वर्किंग ऑफ इन्फोसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नारायण मूर्ति को कमेटी में इसलिए लिया गया बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर के मामले में। हमारे यहां इतना ह्यूमन रिसोर्स है कि दुनिया में चाइना छोड़ के चीपेस्ट लेबर्स एंड चीपेस्ट प्रोफेशनल सिर्फ इंडिया ही दे सकता है। आपने देखना इन्फोसिस, टीसीएस बाहर के देश के कंपनीज को, बाहर के देश के क्लाइंट्स को पूरी सर्विसेज देती है। टीसीएस इन्फोसिस उनका बिलिंग डॉलर में करवाती है, $50 पर आवर, $60 पर आवर के हिसाब से। ना $50-60 पर आवर का मतलब रफली आप समझ लो 4 से 5 हजार रुपए पर आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। और यहां पे पर आवर के हिसाब से इंडियन लेबर या इंडियन जो एम्प्लॉइज रहते हैं उनको सिर्फ 500, 1000 रुपए, 1,500 रुपए ऐसा वाला पैसा मिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? तो ये उनका मेन बिजनेस होता है। तो नारायण मूर्ति सर्विस सेक्टर के सबसे अच्छे प्रणेता है, इसलिए उनको लिया। कुमार मंगलम बिरला, वाई कुमार मंगलम बिरला? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट, सेकंड ही इज मैनेजिंग एंटायर आदित्य बिरला ग्रुप, एंड आदित्य बिरला ग्रुप के रिटेल इंडस्ट्री के सब उसके पास चेन्स है। जितने भी शोरूम्स में कपड़े के ब्रांड है मैक्सिमम इज ओन्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप। प्रोबेबली अगर आप कोई ब्रांड के कपड़े परचेस कर रहे हो एक्सेप्ट इंटरनेशनल, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है वो आदित्य बिरला ग्रुप ने ओन किया होगा। तो रिटेल मर्चेंडाइज मार्केट के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ था। तीसरा एक इन्वेस्टर की जरूरत थी, जे ईरानी, जो टाटा ग्रुप के बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। ही इज द थर्ड पर्सन जिनके नाम पे कमेटी बनाई गई। 3 इंडियन कमेटी, 2 फॉरेन कमेटी, टू फिल्टर आउट द कमेंट्स एंड पास द बेसिक ड्राफ्ट, जो बहुत काम का हो सकता है। ये स्टैंडिंग कमेटी नॉर्मल लोग नहीं, ये इंडिया के इंडस्ट्रियल वुल्व्स है, भेड़िए, कि इनको इंडस्ट्री के बारे में इन एंड आउट पता होता है। तो ये प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि तुमने जो ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट इस देश में इंप्लीमेंट करने लायक है क्या। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? पक्का बोलो हाँ या ना। एंड में स्टेट वाली कमेटी बन जाएगी, और फिर एक बार स्टैंडिंग कमिटीज ने एक मस्त वाला ड्राफ्ट बना दिया, फिर वापस से ये रखते हैं इसको पार्लियामेंट में। अब जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में वापस आता है तो इस ड्राफ्ट के लिए पार्लियामेंट में अप्रूवल होता है।
क्या होता है बोले एक बार जो से अप्रूवल। अब बहुत गौर से सुनिएगा, यहां से एक्चुअल प्रोसेस शुरू होती है। मुंडे मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे, फोकस कीजिए। ये तुमको समझ गया मतलब तुमको सब समझ गया, सब गंगाएं नहा ली, खत्म। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हर एक का डिस्कस करूंगा। पार्लियामेंट के प्राइमरी दो हाउसेस डिस्कस कर रहा हूं। लोकसभा प्यार से बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, हॉप। राज्यसभा कॉल्ड एज हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, हॉस्क। एक बार नाम लीजिए प्लीज, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा। इज इट वेरी क्लियर? हाउस ऑफ पीपल is also a parliament. That's why those who sit at the house of people are called as MPs, members of parliament. हिंदी में इनको कहते हैं खासदार। Are you understanding? क्या कहते हैं बोले एक बार? खासदार। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल ये राज्यसभा है, इसमें जो बैठते हैं वो है मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स। हिंदी में इनका एज सच कोई नाम प्रचलित नहीं है, ठीक है। इनको बोलने के लिए राज्यसभा का मेंबर नाम से ही बोला जाता है। जैसे खासदार हम बोलते हैं वैसे इनके लिए कोई नाम नहीं है, क्योंकि आधे खासदार इधर ही बैठे रहते हैं, तो इनको सेपरेटली कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। वही अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में जाओगे तो देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं बोले एक बार? विधानसभा। एंड देन देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। विधान क्या बोले एक बार जो से? परिषद। जो लोग विधानसभा में बैठते हैं उन्हें कहते हैं MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्यार से हिंदी में हम बोलते हैं आमदार, विधायक। चिचा विधायक है हमारे, वो ये वाले हैं। इज इट वेरी क्लियर? एंड देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको भी कोई खास नहीं है नाम, क्योंकि आधे आमदार इधर बैठे रहते, तो उनका कोई नामकरण नहीं किया है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये दो, अब ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कुछ फैक्ट्स में आपके सामने नहीं रखता। मैंने नॉमेनक्लेचर दे दिया, एक बार रिपीट कर लेते। मुझे बताओ पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? दो। कौन सा? लोकसभा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। इसमें कौन बैठते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। राज्यसभा, राज्यसभा में कौन बैठते हैं? मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल। इज इट क्लियर? उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। मुझे बताओ स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विधानसभा। यहां कौन बैठते हैं? MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके नीचे कौन है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLCs। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो हाँ है ना। पर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं फिगरेटिवली इसको ना समझाऊं। इसलिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में, सेंट्रल प्रोसेस में जो बैठते हैं वो है प्रधानमंत्री। तो कौन है? मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकसभा में बैठते हैं प्रधानमंत्री, और वही प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी बैठते हैं। समझ में आया? अरे बोलो। और स्टेट लेजिस्लेचर में जो बैठते हैं वो है मुख्यमंत्री, मुख्य अरे सॉरी हाँ, वो क्या 5 साल से कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा, तो इसलिए ऐसा हुआ, बाकी कुछ नहीं। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं बोले एक बार? मुख्यमंत्री। अब आपको थोड़ा इलेक्शन वाइज समझा दूं। अभी अभी जो इलेक्शन में आपने वोटिंग किया या नहीं किया, या आपके पेरेंट्स ने वोटिंग किया, दैट वाज अ प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन। तुम चूज कर रहे थे MPs, जो देश की सरकार को चलाएंगे, आप उनको चूज कर रहे थे। जो देश के लिए लॉ बनाएंगे, आप उनको चूज कर रहे थे। अभी जो इलेक्शन हुआ, मुरलीधर मोहोळ, इसके पहले गिरीश बापट थे। मुरलीधर मोहोळ बीजेपी के कैंडिडेट पूना से खासदार करके चुन के आए। बोले अगेंस्ट दंगेकर। बोलो हाँ या ना? ये अरे बोलो ना हाँ या ना। ये MP है।
मुरलीधर मोहोळ जाके नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठते हैं। अब समझ में आया? और ये कौन सा लॉ बनाते हैं? देश का लॉ बनाते हैं या राज्य का लॉ बनाते हैं? ये गुटखा बैन करने का लॉ बनाते हैं या कंपनीज एक्ट पास करवाते हैं? अब समझ में आया? इज इट वेरी क्लियर? राहुल गांधी जी किसके साथ बैठते हैं? मुख्यमंत्री के साथ कि प्रधानमंत्री के साथ? अब समझ में आया पक्का? अरे बोलो ना हाँ या ना। वो लड़कियों का अभी अभी नया क्रश बना, वो कौन? लड़कियों को क्रश का नाम भी नहीं पता, भगवान जाने। लड़कों को पूछो, एक आधी दिख गई तो नाम नहीं भूलते, चेहरा तो बहुत दूर की बात है। अरे वो है ना पॉलिटिशियन अभी अभी, कंगना रनौत क्रश है क्या लड़कियों का? चिराग पासवान, ये लड़के को पता है। चिराग पासवान, टीवी देखते हो? इलेक्शन फॉलो किया है जिंदगी में? अच्छा, चिराग पासवान सर्च करना गूगल पे, टिप फ्रॉम मी, ठीक है? हाँ। सो क्या बोलूं अभी, चिराग पासवान अभी जो बैठता है वो किसके साथ बैठते हैं? मोदी जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पवन कल्याण का एक बहुत बड़ा अभी प्रपंचा हुआ था। आंध्र प्रदेश से पवन कल्याण इलेक्शन जीत के आया। अब किसके साथ जीत के आया? मोदी जी। अभी चल रहा था ना कि मोदी इलेक्शन जीते 2 लोग फितूर हो सकते। सुना था? कौन कौन फितूर हो सकता? नीतीश कुमार एंड चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो मेन कैंडिडेट थे, एंड नीतीश कुमार बिहार, ये दोनों किधर भी पलट सकते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने लगेच उनके फाइल निकाल के रखे थे। बोले नहीं, बोलो अभी बताता तुमको। समझ में आया सबको? आया ना? तो इन दोनों ने डिसाइड किया मोदी जी के साथ रहेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू एंड पवन कल्याण दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश का इलेक्शन जीते, पूरा का पूरा। अब ये सब लोग, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इज इट वेरी क्लियर? मुरलीधर मोहोळ जी को तो मिनिस्ट्री भी मिला है, क्योंकि बीजेपी की सीट कंसिस्टेंटली इतने सालों से पुणे में आती है, तो उनको एक मिनिस्ट्री भी दे दिया। बोले मजे कर लो। इज इट वेरी क्लियर? बोलो यस और नो। और अब वापस से 2024 एंड में महाराष्ट्र में एक और इलेक्शन होगा, जब वापस से 5-10 लोग अलग अलग शपथें लेंगे। एक सवेरे 5 बजे उठ के लेगा, एक 10 बजे लेगा, फिर वो दोनों शपथें खारिज हो जाएगी। एक जन आएगा भलते दिन शपथ ले लेगा, फिर एक आदमी आएगा वो सब व्याकरण चेंज करके रख देगा, बोलेगा मेरे हिसाब से ही सब होगा। ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी यस और नो। ये होंगे स्टेट इलेक्शंस। जब महाराष्ट्र में 2024 के एंड में इलेक्शन होंगे, तब हम मुख्यमंत्री चुनेंगे, इनमें से कोई, प्रोबेबली। समझ में आ रहा है? जब तक और व्याकरण चेंज ना हो, इक्वेशन चेंज ना हो। इज इट वेरी क्लियर? अब जो हम मुख्यमंत्री चुनेंगे वो कहां बैठेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव। ये कौन सा लॉ पास करेगा? देश के लिए कंपनीज एक्ट पास करेगा या राज्य के लिए गुटखा बैन का लॉ पास करेगा? ये पुलिस अपॉइंट करेंगे, राज्य में गुटखा बैन, एजुकेशनल लॉस पास करेंगे, पिलग्रिमेज के लॉस पास करेंगे, ये लोग करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन? जोर से बोले एक बार ये सुनो। पक्का समझ में आया अब मैं क्या कह रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद फॉलो कर पाओगे अच्छे से? थोड़ा और डिटेल में जाऊं चलेगा? बोलो हाँ या ना। अब देखो, राज्य का इक्वेशन तो हर राज्य के हिसाब से चेंज हो सकता है। किधर गया पीपीटी? प्रेजेंटर था ना मेरे हाथ में। अच्छा हाँ। राज्य का इक्वेशन तो देखो हर राज्य का चेंज हो सकता है, पर अभी वो तो मैं हर एक राज्य का डिस्कस नहीं कर सकता। मैं खास करके लाइव स्ट्रीम में अगर अलग अलग जगहों से कुछ लोग जुड़े हैं तो मैं आपको आपके राज्य का जानने के लिए बोलूंगा। हालांकि आपको महाराष्ट्र का भी पता चल ही गया होगा, पिछले 5 साल में फेमस ही इतना था, ठीक है? ये पता चल गया होगा। अब मैं खास चीज बोलूंगा देश की, क्योंकि ये हमारे काम की है और हमारे सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल लॉज आते हैं, स्टेट लॉ नहीं आते। सीए इज अ नेशनल डिग्री, हालांकि इंटरनेशनल है, तो तुम्हें कोई स्टेट लॉ नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें सब नेशनल लॉज पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि तुम किधर भी उठ के किधर भी प्रैक्टिस कर पाओ, देश में किधर भी और देश के बाहर भी। बोलो हाँ या ना। अब गौर से सुनिएगा, अभी अभी आपने सुना होगा इट वॉज एनडीए, सुना है कभी? क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। भगवान काय फाकी, काय काय संबंध इथे? नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, वो भी मतलब होता है, पर उसका क्या लेना देना? फूटता भी नहीं है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक, व्हाट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? थैंक यू। व्हाट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? इट इज बीजेपी, मोदी की नहीं, मोदी की घर की है क्या? इट इज बीजेपी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज, बीजेपी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए इट इज अ बीजेपी प्लस चंद्राबाबू नायडू एंड पवन कल्याण। आर यू अंडरस्टैंडिंग? महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, बीजेपी प्लस आधा शिवसेना, आधा राष्ट्रवादी। समझ में आ रहा है सबको? आया ना? ये एनडीए हो गया। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इसको देश में एनडीए, तो बीजेपी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज इज एनडीए, इज क्या बोले एक बार से? एनडीए। एंड व्हाट इज इंडी? इट इज कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। जैसे महाराष्ट्र के लिए इट इज अ कांग्रेस, वो बचा हुआ आधा शिवसेना याद है, वो बचा हुआ राष्ट्रवादी आधा याद है, वो म्हणजे पंजा, तुतारी, मशाल। गॉट इट? पंजा, तुतारी, मशाल। ये क्या हुआ? यूपीए, इंडी। इसको पहले यूपीए कहा जाता, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इट इज क्या बोले एक बार? इंडी। और इधर बीजेपी, धनुष्यबाण, घड़ियाल, इट इज अ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब समझ में आया? अब सबको क्लियर है एवरीबॉडी? नहीं आया कि आया? पक्का क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना, ये दो पार्टीज ही इंडिया का चेहरा मोहरा चेंज कर सकती है। ठीक है? अब बेसिक अगर इतना आपको समझ में आया, तो इतना मैं क्यों समझाया इसका रीजन आपको दे दूं। बहुत अच्छे सुनिएगा। वापस से पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपल हैविंग एमपीज सिचुएटेड will be called as the lower house. The state legislature, Rajya Sabha, that is house of state councils, having members of state councils, is called as upper house. Lok Sabha में there are 545 members. ये 550 तक एक्सटेंड हो सकता है as per constitution. There are 545 members, out of which 2 are Anglo-Indian reserved. What is Anglo-Indian reserved? इंडिया बनने के पहले, देश बनने के पहले जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस देश में ही रहेंगे, पर जो इस देश के नहीं थे पर डिसाइड किया हम इसी में रहेंगे, उनके प्रोटेक्शन के लिए 2 लोग डेडिकेटेड है। जैसे कुछ अंग्रेज भारत स्वतंत्र होते वक्त डिसाइड कर लिया हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। कुछ फारसीज डिसाइड कर लिया हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। मुस्लिम्स डिसाइड किए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के वक्त हम यहीं रहेंगे, हमने। सिख लोगों ने डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हिंदूज ने भी डिसाइड किया हम नहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जो भी डिसाइड किया, जिसने भी डिसाइड किया, वो एंग्लो इंडियंस के प्रोटेक्शन के लिए 2 मेंबर्स परमानेंट रहते हैं। इनका प्लेसमेंट पूरी पार्लियामेंट मिलकर डिसाइड करता है। पूरा पार्लियामेंट एक बार पार्टी आ गई, पार्टी बोल देगी ये 2 लोग एंग्लो इंडियंस के लिए डेडिकेटेड है। एक्चुअल इलेक्शंस जो होते हैं वो 543 के होते हैं। कितनों के होते हैं? 543। और आपको 543 में से मैजिक नंबर लगता है एग्जैक्टली मेजॉरिटी 272। इसीलिए न्यूज में आपने कहीं पे भी अगर इलेक्शन फॉलो किया होगा तो सब चिल्ला रहे थे 272 होते क्या, 272, अब की बार 400 पार, 300 पे ही अटक गए। बोलो हाँ है ना सब लोग? तो वो भी टेंशन आ रहा था कि अगर नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने कल्टी दे दी तो ये जो 295 टोटल हुए थे वो 272 के नीचे गिरने की हालत थी। और अगर ये होता तो इंडिया में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनती ही नहीं थी। If none of the political parties had required majority of 272, the government is not established. उतने समय के लिए प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देते हैं, राष्ट्रपति राजवट, एंड देन वापस री-इलेक्शंस वाले सिचुएशन हो सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए फिर वो चल रहा था कि 295 भाई ये दोनों को पहले पकड़ो,
समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार, yes or no? ये नंबर मैजिक नंबर है। क्यों है? पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जो आपको लॉ पास करने के लिए भी लगता है। यही नंबर है जो देश की सरकार बनाने के लिए लगता है, और यही नंबर है जो लॉ पास करने के लिए भी लगता है। कोई भी लॉ पार्लियामेंट पे आया, अनलेस एंड अंटिल 272 मेंबर्स अप्रूव द सेम, इट कैन नॉट बी एक्ट। 272 लोग अप्रूव करेंगे, मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, सब प्रेजेंट है तो 272, सब प्रेजेंट नहीं है, जो बहुत रेयर केस होता है, सबको रहना ही पड़ता है, देश चला रहे, मजाक थोड़ी है। सो अगर कोई नहीं है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? जितना स्ट्रॉन्ग ये मेजॉरिटी होगा उतनी सरकार इफिशिएंटली काम कर सकती है, ऐसा कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं। 2014 में जब बीजेपी फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता था, द एनडीए गॉट 305 सीट्स, राइट? 2019 में जब बीजेपी इलेक्शन जीता, इंडिविजुअल बीजेपी के ही 305 थे, प्लस अलाइड पार्टीज के 55 मिला लो तो 355 360 सीट्स थी बीजेपी के पास। 2019 का इलेक्शन, 2019, इसका रिपरकशन भी उसी हिसाब से देखा गया। आप देखना, 355 सीटें एक पार्टी की 545 में से, ये पार्लियामेंट में ये इतना बड़ा एनडीए था, ये इतना सा अपोजिशन, इसलिए हिम्मत कर पाए 370 हटाने की, अदरवाइज नहीं हो सकता था। इसलिए उनको चांस मिल गया, 370 हटा रहा, 370 गायब, टेबल बजा के हटाया है। इसे पूछा वोटिंग, हाँ सब यही, हम ही टेबल बजा रहे, बोले टेबल बजा के। अच्छा, इसमें अपोजिशन के भी आधे लीडर्स थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी था, अपोजिशन के भी आधे लीडर्स ने वोट किया, कुछ ही नहीं थे, ठीक है। मेनली जम्मू कश्मीर से इलेक्टेड हुए आए लोग इसके अंदर, या लेह लद्दाख से इलेक्टेड लोग इसके अंदर वोटिंग नहीं किए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये इसके बाद में आप सीए वाला कानून देख लो, सब प्रक्षोभक कानून, वो उसी पीरियड में 2020 का असेंबली, ये हिस्ट्री में, इंडिया के 75 साल के हिस्ट्री में स्वर्ण हस्ताक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश की पार्लियामेंट 125% इफिशियंसी के ऊपर काम कर रही थी। अभी तक 75 साल के हिस्ट्री में देश की पार्लियामेंट 60% इफिशियंसी पे काम करती थी। तुम 100 लॉ रखो तो ये 60 ही पास कर सकते थे। इधर तो इन्होंने 2020 में फैक्ट्री लगा के रखी थी, तुम बना इधर पास, अभी तक हुआ नहीं क्या, एक और ला। अब ये हुआ, पर इसका एक रिपरकशन है। चलो चीजें अच्छी हुई, कोई दिक्कत नहीं थी, देश जम्मू कश्मीर चाहिए म्हणजे पाहिजे, खत्म बात, वो अच्छा हुआ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर थोड़ा अपोजिशन भी स्ट्रांग चाहिए ना। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहा तो क्या होता? प्रधानमंत्री जी ने 4 कृषि कानून पास किए थे, बीजेपी ने 4 कृषि कानून पास किए, जिसके खिलाफ पंजाब दिल्ली में पूरी दंगे हो गए, बोलो हाँ है ना। ये एक्स्ट्रा इफिशियंसी हुआ, प्राइम मिनिस्टर को 4 कृषि कानून वापस टीवी पे आके वापस लेने पड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? यही अपोजिशन अगर थोड़ा स्ट्रांग रहता, अब रख के दिखाओ, अब इफिशियंसी अब बहुत मैटर। जितना देश में मेजॉरिटी होता है ना, उतना ही अपोजिशन चाहिए। जिस देश में अपोजिशन नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट ओवर इफिशियंसी के केस में कुछ भी लॉ पास करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वही तो मैजिक नंबर है जिसके बेसिस पे आपकी गवर्नमेंट चल रही है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए मैंने आपको उसी दिन बोला था, देश पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टी को देश को कंट्रोल करने के लिए लॉ चाहिए, और लॉ के थ्रू ही देश कंट्रोल होता है। इसलिए 272, ये पूरा इक्वेशन काय का है? 272। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो। अब ये 272 लोगों ने लॉ को पास कर दिया तो ये बन जाएगा एक्ट। हालांकि एक्ट अभी नहीं बनेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के भी अप्रूवल चाहिए। फिर ये लॉ, अब ये डिजिट्स में थोड़े से स्क्रैच करो, मुझे स्पेस की जरूरत है। फिर इसके बाद में ये लॉ आता है राज्यसभा में। राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 245। इन 245 का बाइमल डिसीजन है। पहला 233 मेंबर्स अलग होते हैं, या फिर मैं थोड़ा उल्टा लिखना चाहूंगा, 12 मेंबर्स अलग होते हैं और 233 मेंबर्स अलग होते हैं। 12 अलग एंड 233 क्या बोले एक बार से अलग। ये 12 सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सिलेक्ट करते हैं बोले एक बार? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 12 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट विल सिलेक्ट दिस 12। कौन 12 होते हैं ये अलग अलग सेक्टर्स के धुरंधर लोग होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में से एक को उठा लेंगे,
बॉलीवुड में से एक आधे को उठा लेंगे, आर्ट एंड कल्चर में से एक आधे को उठा लेंगे, क्रिकेट इंडिया में बहुत बड़ा धर्म माना जाता है तो क्रिकेट में से एक आधे को उठा लेंगे, बिजनेस में से एक आध बिजनेस टाइकून को उठा लेंगे, और ये 12 लोगों को जमा करके राज्यसभा में बिठा देंगे, क्योंकि ये अपने अपने सेक्टर्स की सेफ्टी ध्यान दे। अपने अपने सेक्टर्स के ऊपर कोई भी लॉ आया तो अपने अपने सेक्टर्स की तरफ ध्यान देते हुए बोले कि ये लॉ के अंदर ये चीज जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ, इंप्लीमेंट होगी नहीं होगी बात अलग है, पर राज्यसभा में बोलेंगे तो सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्हें अपॉइंट किया गया था। जावेद अख्तर द लिरिसिस्ट वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। विजय माल्या, आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी विजय माल्या वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और ये राज्यसभा के मेंबर थे विजय माल्या, इसी वजह से तो वो राज्यसभा के पावर का यूज करते हुए 7,000 करोड़ का लोन लेके गए। गूगल पे कभी सर्च करना, विजय माल्या राइटिंग अ लेटर टू मनमोहन सिंह। विजय माल्या ने राज्यसभा का मेंबर रहते हुए मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखे थे कि मेरी किंगफिशर कंपनी के लिए 7,000 करोड़ का लोन दो, जो मनमोहन सिंह जी के सेक्रेटरी ने हैंडल करते हुए सैंक्शन करवाया। एसबीआई एंड 17 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 7,000 करोड़ का लोन विद द इंटरेस्ट 9,000 करोड़ का पूरा बैड डेट क्रिएट करके विजय माल्या चला गया। ये पीएसयू बैंक के अंदर पैसा किसने लगाया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को पैसा किसने दिया? हमने, जिन्होंने टैक्स पे किया है। दैट इज अ टैक्स पेयर मनी विच इज साइफन्ड ऑफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विजय माल्या ने यही इंफ्लुएंस यूज किया। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यही विजय माल्या के पावर की वजह से तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन की हालत खस्ता हो गई थी जब तक टाटा ने एक्वायर नहीं किया। आपको पता है, अब जेट से एयरलाइंस के लिए पीक टाइमिंग का गेम सबसे भारी होता है। सही समय पे सही जगह से सही एयरलाइन उड़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली कोई काम है तो मैं सवेरे की फ्लाइट पकड़ूंगा, दिल्ली की जाऊंगा, काम करूंगा, शाम की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊंगा। इज इट राइट? बोलो हाँ है ना। इन सभी पीक टाइमिंग के फ्लाइट्स पहले एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन होल्ड करते थे। विजय माल्या ने राज्यसभा की पावर का यूज करते हुए इन सभी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के टाइमिंग्स चेंज करवा दिए, ऑड टाइमिंग रखे एंड किंगफिशर के मेन टाइमिंग रखे। विजय माल्या एक्चुअली ट्राइड टू फॉलो द वर्जिन एयरलाइंस विच इज बीइंग इन्वेंटेड बाय रिचर्ड ब्रांसन। आप कभी नेम सर्च कर लेना, वर्जिन एयरलाइंस। विजय माल्या, आप दोनों को फोटो बाजू में रखोगे ना तो एकदम ये एकदम अच्छा वाला रिचर्ड ब्रांसन, ये उबला हुआ कॉपी दिखता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसको फॉलो करने की कोशिश की, पर यूएस में लोगों के जेब में इतने पैसे हैं कि वो लग्जरी के लिए पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडिया में लोग बस का टिकट नहीं निकालते और तुम उनको ट्रिपल रेट चार्ज कर रहे हो अच्छी एयर होस्टेस दिखाने के लिए किंगफिशर की। इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। इस वजह से एयरलाइन खारिज हुआ, पूरा लोन गायब हो गया, गेम ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये राज्यसभा की पावर का ताकत, मतलब राज्यसभा की मेंबरशिप का ताकत है ये। अब सुनिएगा, अब आपका दिमाग खराब होने के चांसेस है। पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? ये 233 मेंबर्स कहां से आते हैं पता है? राज्यसभा, राज्य, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। मुझे तो स्टेट किधर है? बाजू में। स्टेट किधर है? बाजू में ही स्टेट प्रोसेस चल रहा है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं? ये एमएलए सिलेक्ट करते हैं, एमएलसीज कौन, एमएलए सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स कौन होंगे। हर राज्य के एमएलएज चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, 233 फॉर ईच स्टेट विच विल बी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसलिए अगर किसी पार्टी का लोकसभा में मेजॉरिटी रहा, जैसे बीजेपी का है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका राज्यसभा में भी मेजॉरिटी रहेगा। हो सकता है उसका राज्यसभा में मेजॉरिटी हो ही ना, क्योंकि 12 मेंबर तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह वाले हैं। 233 में से राज्य अलग अलग अपने मेंबर अपॉइंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना। आपको पता है अभी एग्जैक्ट ऐसा ही पोजीशन है, परसों का न्यूज है, चेक कर लीजिएगा। लोकसभा में बीजेपी एनडीए मेजॉरिटी में है, राज्यसभा में एनडीए का मेजॉरिटी ही नहीं है। 370 आर्टिकल पास करते वक्त भी सेम प्रॉब्लम था। हालांकि 370 के वक्त ये प्रॉब्लम क्यों था? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके लिए अलग अप्रूवल लगता है, उसमें 2/3 अप्रूवल लगता है, तो अलग है। पर अभी सिचुएशन ऐसा है कि एक नॉर्मल लॉ भी अगर आपने लोकसभा में पास किया तो राज्यसभा में उसको मेजोरिटी से पास करना बहुत मशक्कत है, क्योंकि राज्यसभा में आपको अप्रूवल लगता है 123 मेंबर्स का, प्योर मेजोरिटी। 245 में से 123। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार लोकसभा में 272 से पास हुआ, 123 से राज्यसभा में पास हुआ, फिर हम उसको बोलते हैं एक्ट। फिर हम उसको क्या कहते हैं? एक्ट। और फिर ये एक्ट जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। क्या खास बात है? ऐसे नहीं बोलते, हद आदिवासी है।
ट्राइबल एरियाज प्रमोटिंग एंटिटी है वो औरत। उन्होंने जिस लेवल पे ट्राइबल एरियाज को प्रमोट किया है और उनका सेफ्टी देखा और किसी ने देखा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जेल में रहा हुआ इंसान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सबको उठा के जेल में डाल दिया था, फिर भी इसमें से 2-3 लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अरे बोलो ना हाँ या ना। पर प्रेसिडेंट बनना है तो दामन में दाग भी नहीं चलेगा। अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पूरे आपकी जिंदगी में आपको एक शो कॉज नोटिस भी दे दिया तो आपके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस गए। समझ में आया? कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या इंटरनेशनल अथॉरिटी ने अगर आपको एक नोटिस भी दिया है जिंदगी में, एक नोटिस शो कॉज, भली तुम गिल्टी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटिस आया गया, यू कैन नॉट कंटेंड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाले दामन में दाग लगे हुए नहीं चलते। इसके पहले के कोई भी देख लो, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वन ऑफ माय फेवरेट पर्संस, प्रतिभाताई पाटिल, वो अमरावती से बिलोंग करती है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ये अलग बात है वो मेरे को नहीं जानते। मैं क्यों बोलता हूं ऐसा? मेरे हिसाब है अमरावती की, बट मेरा कोई फेवरिज्म नहीं है किसी से। प्रतिभाताई पाटिल हैज यूज्ड $4 million ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट फॉर द फॉरेन टूर्स। काम के नाम पे तंबूरा किया है। प्रेसिडेंट का एक काम होता है, एक अदब होता है। तुम प्रेसिडेंट मतलब तुमको प्राइम मिनिस्टर से ऊपर मानते हैं लोग। तुम $4 million तुम सिर्फ घूमने फिरने में लगा दोगे, कोई उसमें कोई ऐसा नहीं कि दूसरे देश के सरकार या पंत प्रधान या प्रेसिडेंट को जाके मिल रहे हो। ठीक है? प्रेसिडेंट क्या? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, ये कुछ भारी वाले लोग लगते हैं जो कुछ काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है कि अगर देश उस वक्त उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाता ना, लोग ही बना देते थे। गवर्नमेंट नहीं बनाती थी ना, पब्लिक ही डिक्लेयर कर इसको बना नहीं है, तुम मानो नहीं मानो ये है हमारे लिए, वो जो भी होगा वो बाद में, ये पहले। सो दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट इमोट्स। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए एकदम क्लीन कैरेक्टर वाले लोग ही सिर्फ प्रेसिडेंशियल पे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेसिडेंट को भारत का पहला नागरिक कहते हैं। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट, इवन नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। हम जिसकी बातें, जो सरकार चलाता है, ही इज नॉट अ फर्स्ट पर्सन। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया एंड द चीफ हेड ऑफ ऑल आर्मी स्टाफ्स। मतलब जो आर्मी के 4 विंग्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी स्टाफ्स, ये पता है ना आर्मी स्टाफ्स क्या होता है? स्टाफ कॉलेज, सिंपल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब लोग जहां ट्रेनिंग लेते हैं, दैट इज आर्मी स्टाफ। इज इट वेरी क्लियर? इनका कॉलेज होता है बेसिकली। सो ये चारों विंग का जो मेन पर्सन होता है हम उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। इसलिए भारत का पहला नागरिक होने की वजह से इंडिया का हर लॉ सबसे पहले कौन पढ़ता है? प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट ही इसको अप्रूव करेगा। कौन इसको अप्रूव करेगा? प्रेसिडेंट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार, ये सुन लो। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टेट के केस में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एमएलए पहले पास करेंगे मेजोरिटी से, फिर एमएलसी पास करेंगे मेजोरिटी से, विधानसभा, विधान परिषद मेजोरिटी। अच्छा सर, ये तो समझ में आया, आमदार बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बैठते हैं? आमदार तो बैठती है, और कौन? ये कॉर्पोरेटर वगैरह अपॉइंट करते हो? कॉर्पोरेटर पर नगर सेवक, भाऊंना शुभेच्छा, वो वाले। क्लियर है? वो जिनका पोस्टर दिख गया बहुत भारी, इलेक्शन के, कोई इलेक्शन हो नहीं हो, अगर तुमको पोस्टर दिखा वो नगर सेवक होगा। क्लियर है? लेकिन इलेक्शन के टाइम पे तुमको भारी भारी बड़े बड़े पोस्टर दिख रहे हैं, वो एक तो आमदार नहीं तो खासदार होगा। ठीक है? भाऊंना शुभेच्छा दिखा कि समझ जाने का। सो एमएलसीज के इलेक्टेड पर्संस बैठते हैं कहां पे? बोले एक बार, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर ये किसके पास जाता है? बोले एक बार जोर से, गवर्नर। हु इज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? 22। अरे उसका सरनेम 22 है। हाँ, तुम सर्च कर लेना। इसके पहले कौन थे पिछले 5 साल में जिन्होंने सब सहा देख देख के? काली टोपी जो पहनेगा उसको बना देगा क्या गवर्नर? भगत सिंह गौशाली जी, सुना है? वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, एडमी रिजाइन कर दिया उसने। बोले हर रोज नया आदमी कसम खाने आ जाता है मेरे पास। चीफ मिनिस्टर कसम तुम इन्हीं के पास खाते हो ना? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास कसम खाते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पास कसम खाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना? उनको सवेरे 5 बजे उठा के कसमें दी थी। अरे उठो, बोले 2 लोग आए कसम खाने के लिए दोपहर तक के। अरे वो 2 सवेरे मजाक करने आए थे, तुम ये नए वाले हैं लो। सो दिस वाज ऑल गोइंग ऑन नीचे।
सो दिस इज अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, और फिर इसके बाद में द लॉज गोज टू द ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राज्यपत्र नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफिशियल डिक्लेरेशन, न्यूज़पेपर या मैगजीन बोलो इंडिया का। इसमें ही इंडिया का सब कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर होता है। छुट्टी है इसमें डिक्लेयर होगा, इमरजेंसी छुट्टी इसमें, कोविड का बंद है, थालियां बजाना है, तालियां बजाना है इसमें। इज इट वेरी क्लियर? जो भी नेशनल इमरजेंसी की चीजें या डिक्लेरेशन की भारत का राज्यपत्र, एंड महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र, ऐसा हर एक स्टेट का अलग अलग है। ये ऑफिशियल गैजेट में तीन चीजें बोलते हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में। उसमें से प्राइमरीली 98 सेक्शंस ही आए थे 12 सितंबर 2013 से, एंड अप्लीकेबल थे एंटायर इंडिया को विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस प्रकार से अप्लीकेबिलिटी होती है कि 12 सितंबर 2013 from the date 12 September 2013, 98 sections out of 470 of the Companies Act will be applicable to the entire India without any exception, full stop। और फिर नीचे लिखे जाते हैं 98 sections। Is it very clear guys? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार yes or no? सो ये अच्छा, अब ये कौन डिक्लेयर करता है ऑफिशियल गैजेट? तो ये ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर करता है मिनिस्ट्री। जैसे कंपनीज एक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वैसे मिनिस्ट्री पे और भी डिस्कशंस लेंगे हम जस्ट आफ्टर कुछ दिन। इज इट वेरी क्लियर? इस हिसाब से इंडिया का हर लॉ पास होता है, एवरी सिंगल लॉ। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप कभी चेंज होगा तो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी, फेमा से भी, सिक्रा कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईआरडी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम विद रीच। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। इसको आपको फाइनल तक के और उसके बाद भी याद रखना है, क्योंकि आपने हर बार देखा होगा कि हर फरवरी में निर्मला सीतारामन जी टीवी पे आती है और सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टीवी पकड़ के बैठ जाते हैं। व्हाई? बजट वो भी इसी प्रोसेस से पास होता है। इज इट वेरी क्लियर? तुम्हारे सिलेबस में अगर कोई चीज़ आएगी या तुम्हारे नॉलेज में कोई चीज़ आएगी तो इसके सिवा नहीं आएगी। दिस इज द बेस ऑफ इट। इसको जितना घोल के पी जाओ उतना अच्छा, क्योंकि जब तुम डायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ोगे तब आपको ये प्रोसेस नहीं समझाया जाएगा। ये प्रोसेस सिर्फ लॉ में ही समझाया जा सकता है। इज इट वेरी क्लियर? अब इसको लिख लेंगे अपन सब लोग, ठीक है? आई गेस मेरे पास एक ड्राफ्टेड प्रोसेस इसका होगा, मैं चेक करता हूं। अच्छा वाला होगा, नहीं होगा तो लिख लेंगे। दिस वन। आ जाइए, मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है? आपने दो पार्ट किए हैं, सेंट्रल लाइन में हेडिंग लिखे हुए हैं, साइड बाय साइड लिखते जाना है जब तक खत्म नहीं होता, ठीक है? जितना सब कुछ डिस्क्राइब किया, जो नहीं समझ में आप मुझे बीच में पूछ सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। कल क्लास है क्या? नहीं, कल छुट्टियां है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होगी वो एंड के डेज में होगी, अगर होगी तो। ऐसा है अभी आप कुछ सीरियस हो, कुछ नहीं हो, कल क्लास रखेंगे तो कल कुछ मन मार के आएंगे, दो चार लोग इधर उधर दूसरों को भी मार के आ सकते हैं।
चलो हो गया। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट जहाँ मीम्स बनते हैं। ये नहीं ना। थैंक यू सो मच बेटा गौरव। सर ज़रूरी नहीं कि सब लोग एग्री करें, बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, तो माहौल कैसे बनेगा? बनाना कौन सा माहौल है बेटा? ये पार्टी का माहौल नहीं है। नॉर्मली जब एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और वो कोई रेजोल्यूशन लगती है तो पूरे पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज पार्टी किस काम की? सर अजीत पवार जी की वाइफ तो इलेक्शन हार गई है, तो वो एमपी बन सकती है क्या? एमपी नहीं बन सकती, दे कैन बी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी स्टेट काउंसिल, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अगर आप लोकसभा का इलेक्शन हार जाते हो एज एमपी, तो भी आप राज्यसभा के मेंबर हो सकते हो। जैसे स्मृति ईरानी, वो हारे ना अभी, बट स्टिल स्टिल कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो फिर उनको मिनिस्ट्री भी दिया जा सकता है। हालांकि इस बार आई गेस उनको नहीं दिया कोई मिनिस्ट्री, पहले वो चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी। सर प्लीज़ कैन यू रीड आफ्टर स्टैंडिंग? मतलब किस? अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी है बेटा। हाँ, सबका ब्लैक कलर तक के हुआ है, रेड कलर तक के, रेड कलर स्टैंडिंग कमेटी हुआ है सबका। सर आप जॉब करते हो या एकत्वम के को फाउंडर हो? मैं एकत्वम में ऑफिस बॉय हूँ। अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अप्रूवल ऑफ चीफ पर्सन, पर्पली तो है। अच्छा, ऑफिशियल गैजेट, उसका स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, GAZZATT, गैजेट। सर आप क्यूट है, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। लिख भी लड़का रहा है नालायक। टाइम पास लोग है ना जीवन में। क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? नहीं, हमने यहाँ मीना बाजार खोल के रखा है। मन करा सो आओ, मन करा सो जाओ, नालायक।
Sure, done, guys. Sure, done, guys. Everybody done? ओके, अब मेरा एक बहुत जोर से सवाल आया है मुझे, बहुत जोर से आया है। जाके आओ नहीं नालायक, चुप। बहुत जोर से सवाल आया, पूछो क्या? सब जन पूछ रहे हैं क्या? जोर से पूछो क्या? समझो कोई लॉ बहुत जोर से आया है, बहुत जोर से, एकदम इमरजेंसी में आया है। पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट करने का समय ही नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशंस कंडक्ट करने का समय ही नहीं है, या पार्लियामेंट्री सेशंस प्रैक्टिकली किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, बिल रखा, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह ने सब ड्राफ्ट बना दिया, एंड कोविड का लॉकडाउन लग गया, पार्लियामेंट में एमपीज भी मिल नहीं पा रहे, पर लॉ की बहुत जरूरत है। उल्टा कोविड में लॉ की ज्यादा जरूरत है, मुझे कोविड के रिगार्डिंग ही लॉ पास करना है। नलक तो जूम मीटिंग पे करेंगे क्या? पता चला एक आधा एमपी वैसे ही आ गया उठ के। सो कोविड में अगर लॉ पास करना है, उसी वक्त एक्चुअली लॉ की सबसे ज्यादा जरूरत है, बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट प्रेसिडेंट? डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ने तो पास कर दिया ना। डायरेक्ट डिक्लेयर करोगे मतलब बिना अप्रूवल लिए, इतनी इमरजेंसी? आपने बोला इमरजेंसी तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं आपको समझा दूं इस चीज को। अगर कभी कोई लॉ बहुत जोर से आए, जोर से आए, तो इसको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो इफ एनी लॉ इज इन द इमरजेंसी, तो आपके पास बच्चों दो ऑप्शन है। पहला सवाल यह है, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? क्या पार्लियामेंट कंडक्ट हो सकता है? या तो फिर पार्लियामेंट कंडक्ट नहीं हो सकता, सेशन कंडक्ट नहीं हो सकता। अगर पार्लियामेंट्री सेशन हो सकता है तो हम दोनों हाउसेस का स्ट्रेट अवे ज्वाइंट सेशन लेते हैं। ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा सबके मेंबर को जमा करते हैं, एक ही हॉल में बिठाते, ठीक है, अरेंजमेंट करके बाकायदा, वैसे भी बहुत स्पेस छोड़ छोड़ के बैठते हैं, बोलो हाँ है ना? एक ही हॉल में बिठाते, सबसे अप्रूवल एक ही झटके में ले लेते, मेजोरिटी खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडिया में 75 ईयर्स के हिस्ट्री में 3 बिल कंसिडर किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 2 एक्ट बन पाए। अभी तक ज्वाइंट सेशन में सिर्फ 2 एक्ट पास हुए हैं, और दोनों तुम्हें पता है। ने बोला ना आगे आगे एक लिंक लगती जाएगी, बताओ कौन से 2? बोलो। डाउरी प्रोहिबिशन 1961 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, क्योंकि यहां फटा था, तो इतने जोर से तो लॉ कभी आया ही नहीं इनको जितने जोर से यह आया था। समझ में आया? हाँ या ना? तो आप देखो, मतलब सिचुएशन डिमांड्स द लॉ स्टेटमेंट कितना सही है। यहां बम फटा तो ज्वाइंट सेशन लिया, 15 साल से लोग मर रहे थे तब नहीं लिया। समझ में आ रहा है? मैं तो कैसा जिंदगी है ये। नेक्स्ट वन, लेकिन अगर पार्लियामेंट कंडक्ट ही नहीं हो सकता, कोविड फॉर एग्जांपल, कोविड वाला लॉकडाउन है, कोविड वाला लॉकडाउन है, तो क्या करे? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, टेक अ लॉ फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी, टेक अ लॉ फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी, डायरेक्टली पास इट टू द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सेशन स्किप कर दो,
प्रेसिडेंट से अप्रूव कर लो, पर लॉ के ऊपर लिखो, लॉ के ड्राफ्ट पे लिखो कि इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन नेक्स्ट सेशन, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल इन काय में बोले एक बार, नेक्स्ट सेशन। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आया? फिर नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। अच्छा, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, इस चीज को नाम है ऑर्डिनेंस। इस चीज को नाम क्या है? ऑर्डिनेंस। ये प्रेसिडेंट ने पास किया तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, और ये ज्वाइंट सेशन ने पास किया वो तो एक्ट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रेसिडेंट ने पास किया तो क्या होता है? ऑर्डिनेंस। मतलब वो एक्चुअली ऑर्डिनेंस यहां होता है। ऑर्डिनेंस कहां होता है? यहां। जो पार्लियामेंट ने पास करने के बाद क्या हो जाता है? एक्ट। इज इट वेरी क्लियर? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अगले 5 साल में ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेंस आएंगे। ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट पास कर दे, बाद में मेजोरिटी ना मिले। पहली बात तो ऐसी लॉ स्टैंडिंग कमेटी ही पास नहीं करेगी, स्टैंडिंग कमेटी आगे ही नहीं बढ़ने देगी, तो फिल्टर वहीं लग गया। अगर स्टैंडिंग कमेटी को थोड़ा भी अंदाजा है कि आगे जाके सेशंस नहीं हो सकते, तो ऐसा लॉ स्टैंडिंग कमेटी ही पास नहीं करेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास दिया जाएगा तो वो पार्लियामेंट में बाद में जाएगा। हां, 99.99% केसेस में ये लॉ एक्सेप्ट हो जाता है। हां, ये मैं मानता हूं सब्जेक्ट टू फ्यू चेंजेस हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, उतने चेंजेस करके पास करो, लॉ तो पास हो रहा है ना। इज इट वेरी क्लियर? एंड इट इज अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्पैन होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेटेस्ट वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस 2019। 2019 में कंपनीज ऑर्डिनेंस पास किया, कोविड की वजह से पार्लियामेंट्री सेशन नहीं हो पा रहा था। 2020 में उसको अप्रूवल के लिए रखा पार्लियामेंट, 2021 में पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए रखा, दनादन पास कर दिया। थोड़े बहुत चेंजेस किए, छोटे मोटे, मेजर चेंजेस तो ऐसे करते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन चलते रहता है। अगर मेजर चेंजेस करना है तो फिर 2 साल 3 साल इंप्लीमेंट होने देते फिर करते हैं। इज इट वेरी क्लियर? उन्हें भी समझ में आता है प्रैक्टिकल एब्सिडिटी क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इमरजेंसी लॉ। इसे हम कौन सा लॉ कहते हैं? इमरजेंसी। यहां तक समझ में आया? ये भी लिख के रखिए। सर तुम्ही जेवलात का? ये मेरे को ऐसा लग रहा है फेस टू फेस की बच्चे याद है। नालायक लोग कौन है वो? मैं अभी देखने ही नहीं वाला, काम की कमेंट पढ़ूंगा, रुको तुम। शरणन, सबका हो गया लिखना?
श्योर डन। अभी भी पासिंग प्रोसीजर का एक दो डिस्कशंस बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर लूंगा। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। रिजॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।